नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के सीएसटी स्टेशन से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा की युवती शिखा को उसकी मन मर्जी मुताबिक उसके पति सलमान उर्फ करण के साथ रहने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, पुलिस को उसे उसके पति के घर हिफाजत से पहुंचाने का हुक्म भी दिया है। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और शर्तों के मुताबिक जिंदगी जी सकता है। किस तरह से कोर्ट ने इस शादी को जायज ठहराया, क्या है पूरा मामला, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। एटा के लक्ष्मीपुर गांव की शिखा को सलमान से मोहब्बत हो गई और वो 15 सितंबर को घर छोड़ गई और सलमान से शादी कर ली। शादी के बाद सलमान करण हो गया। फिर उसने अपना ये वीडियो जारी किया। पुलिस वाला सीधा बोलेगा केस हुआ है अलग, तेरे तू पिघल गई तो घर वाले की बातों पर आ गई तू। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मम्मी की बात मान गई तू। कभी नहीं छोड़ूंगी। पक्का? पक्का। पुलिस के सामने यही बोलेगी? यही बोलूंगी। क्या बोलेगी? तुमसे प्यार करती हूँ, अपनी मर्जी से आई तुम्हारे साथ और कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी कर जाऊंगी। शिखा के पिता ने सलमान पे शिखा के अपहरण का मुकदमा कर दिया। एफआईआर में लिखवाया कि 15 सितंबर को शिखा दवा लेने गई थी। सलमान और सुलेमान ने उसे कार से अगवा कर लिया। मैंने और मेरे बेटे ने उसकी चीखें सुनी। जब तक उनके पास पहुंचते वे भाग गए। शिखा का फोन बंद है, मेरी बेटी मुझे दिलाएं। एटा के सीजीएम के ऑर्डर के बाद पुलिस ने शिखा को लाकर उसके घर वालों को दिलवा दिया। सलमान ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के तहत रिट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में लिखा कि शिखा से हमने बात की, वो बालिग है और शादी कर चुकी है। वो अपने पति सलमान उर्फ करण के साथ जाना चाहती है। शिखा को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है। वो इसके लिए पूरी तरह आजाद है। काबिल सीजीएम एटा ने शिखा को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया। सीडब्ल्यूसी ने बिना दिमाग इस्तेमाल किए उसकी मर्जी के बिना उसे घर भेजा। एटा के सीजीएम और सीडब्ल्यूसी में कानून की समझ की कमी लगती है। सलमान उर्फ करण के खिलाफ एफआईआर खारिज की जाती है। एसएसपी प्रयागराज दोनों को हिफाजत के साथ यहां से निकाले। शिखा का परिवार कहता है कि उन्हें यह शादी मंजूर नहीं है। वे अभी भी अपनी लड़की को वापस घर लाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने उसके बयान पर भाव से सौंप दिया तो क्या शादी वादी कर ली उसने? हाँ। तो आपको ये शादी स्वीकार है कि नहीं है? शादी हमें स्वीकार, हमें नहीं स्वीकार था। अच्छा, क्यों? ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह है बहुत सा मोमडन है, हम ठाकुर है। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं सर वहाँ से आ जाए, लड़का भी गिरफ्तार हो। घर में अगर ऐसा माहौल हो कि बच्चियां अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्ती, अपने शिकवे शिकायतें साझा कर सकें, माँ बाप उन्हें सलाह दे सकें और उनके जज्बात का एहतराम भी कर सकें, तो इस तरह की समस्याएं नहीं पैदा होंगी। लेकिन पितृसत्तात्मक सोच और धर्म की जकड़न इसमें बाधा बनती है। एटा में अभितांशु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आज से भारत में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। 4 राज्यों में 2 दिनों तक कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया का अभ्यास होगा। इन राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम और गुजरात। विजयवाड़ा का ये शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आंध्र प्रदेश के उन 5 सेंटरों में से एक है जिनको कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के ड्राई रन के लिए चुना गया है। ये कार्यक्रम जनवरी में शुरू होने के आसार हैं। 25 लोग जो हेल्थ वर्कर हैं खुद को रजिस्टर करवाने के लिए सरकारी आई कार्ड के साथ लाइन में खड़े हैं। इसके बाद वैक्सीन वाला कमरा जहां एक विशेषज्ञ समझाता है कि ये 2 डोज वाली वैक्सीन है। इस डोज से पूरी तरह से इम्यून नहीं हो जाते हैं, इसलिए आपको कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, इन चीजों का पालन करना होगा। वैक्सीन की दवाओं को रखने, लाने ले जाने के भी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाना है। इसके बाद निगरानी कक्ष में आधे घंटे का इंतजार, जहाँ पर इंजेक्शन लगवाने वाले पर पूरी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई विपरीत असर तो नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में 2 दिन के ड्राई रन से कोरोना वैक्सीन देने के काम में आने वाली खामियों का पता लगाने में आसानी होगी। कैसे पोर्टल में उसकी एंट्री करनी है, फिर कैसे पोर्टल के बाद उसको बुलाना है, फिर टाइम देना है, ये सारी चीजें उसमें निर्धारित की जाएंगी। हाँ, उसमें के भी जो हमारे 1.5 लाख के करीब जो सेहत कर्मचारी हैं, जो डाटा हमारा सरकारी थे प्राइवेट संस्थाओं हमारे पास पहले ऑलरेडी है,
सबसे पहले उनको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य सरकार कोविन सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के साथ साथ मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी टिप्पणियां भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में देंगी, ताकि जब सरकार 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्स डलाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी तब कोई अड़चने न आए। गुवाहाटी से रत्नदीप के साथ, हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बीएमसी मुख्यालय के इस वक्त हम लोग सामने हैं, जहां पर लगातार वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक परेशानी फिलहाल सरकार और प्रशासन को हो रही है। यहां पर वॉलंटियर्स की कमी नजर आ रही है स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए। ऐसे में जो बीएमसी का साइन अस्पताल है, उसके डीन हैं, वो अपील कर रहे हैं मुंबईकर से कि वो आगे आए, वॉलंटियर बने। निगम पार्षद जो हैं वो जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो वैक्सीन की भ्रम और भ्रांतियां हैं इस वैक्सीन को लेकर, वो भी बरकरार है। देखिए, मुंबई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रायल के लिए अस्पताल को वॉलंटियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जेजे और साइन अस्पतालों में 1,000 लोगों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल होना है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक जेजे अस्पताल में 399 लोगों ने और साइन अस्पताल में करीब 350 लोगों ने ही वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। साइन अस्पताल के डीन डॉक्टर मोहन जोशी ने मुंबईकरों से आगे आने की अपील की है। जो लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हो और 60 साल से कम उम्र के हो, ये साइन हॉस्पिटल में हमारी वैक्सीन ट्रायल में 9 से 4 बजे तक आ सकते हैं। उनको वैक्सीन दिया जाएगा और दूसरा डोज जो रहेगा वो 28 दिन के बाद में दिया जाएगा। और ये 28 दिन पूरे उनको वेरी केयरफुली मॉनिटर किया जाएगा। मेरी ये सब लोगों को विनती है कि आप साइन हॉस्पिटल की ट्रायल में स्वयं स्फूर्ति से पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाइए। आपको वैक्सीन जल्दी मिलेगा बिफोर द एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट्स। म्युनिसिपल काउंसलर नेहल शाह भी अपने वार्ड में वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए जो हमें वॉलंटियर्स चाहिए, उसका अवेयरनेस बहुत कम है और इस वजह से लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ रजिस्टर करना है और किस तरह से उन्होंने वॉलंटियर करना है इस वैक्सीनेशन के लिए। तो इस हिसाब से काफ़ी कम वॉलंटियर्स आगे आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन हम एक म्युनिसिपल काउंसलर के नाते, मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे हमारे रेसिडेंट्स ने भी पूछा था कि मैडम हम रेडी हैं वैक्सीनेशन की ट्रायल्स के लिए, वॉलंटियर बनने के लिए। तो मैंने अपने यहाँ एक पूरा मैसेज बना के भेजा था मेरे रेसिडेंट्स को कि यहाँ इस तरह की ट्रायल्स हो रही है और आप अगर वॉलंटियर करना चाहें तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे वैक्सीन को लेकर कई भ्रम चिंताएं भी बरकरार हैं। And especially this vaccine which is coming out, it is so dangerous. ये जो वैक्सीन आ रही है ये मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। ये mRNA वैक्सीन बताई जा रही है, जिसमें इंसान के डीएनए को बदलने की क्षमता बताई जा रही है। फ्लू की तरह बीमारी के लिए ऐसी वैक्सीन की क्या जरूरत है? तो जाहिर है मैं ये खुद नहीं लेने वाली, ना अपने परिवार वालों को दूंगी। तो definitely I am a big no for any kind of vaccines, and this vaccine is big no. Will never give it, will never take it, never give it to any of my family members too. सरकार बीएमसी लगातार लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां कम करने की कोशिश में है। इसके लिए मुंबई के कई अस्पतालों में अलग से कॉल सेंटर की व्यवस्था भी हुई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इधर ईडी की पड़ताल एक बार फिर से शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर पहुंच गई है। उनकी पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी घोटाले के मामले में ईडी ने समन किया है। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया और उससे पहले संजय राउत शिवसेना नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए और कहा कि बीजेपी उनसे पंगा ना ले। भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कार्यालयामध्ये ईडीचं एक टेबल टाकलेलं आहे की ईडीनं त्यांच्या बॅलॉट पेयरच्या कार्यालयामध्ये एक टेबल टाकल्या भारतीय जनता पक्षाचं। ईडी के दफ्तर पर जब शिवसेना के कार्यकर्ता इसे बीजेपी का दफ्तर होने वाला बोर्ड लगा रहे थे, ठीक उसी समय सेना भवन में संजय राउत ईडी और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कह रहे थे कि ईडी में बीजेपी का एक ब्रांच होना चाहिए। भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कार्यालयामध्ये ईडीचं एक टेबल टाकलेलं आहे की ईडीनं त्यांच्या बॅलॉट पेयरच्या कार्यालयामध्ये एक टेबल टाकल्या भारतीय जनता पक्षाचं।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा गया है। मामला 12 साल पहले का है, जब वर्षा राउत ने 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज देने वाला शख्स प्रवीण राउत है, जो पीएमसी घोटाले में आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत का कहना है कि उन्होंने इस रकम का ऐलान सभी जगह किया हुआ है। जब वो बीजेपी के साथ थे तब तक कुछ नहीं हुआ, अब उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। ईडी के इस समन के खिलाफ जहां संजय राउत ने तीखे हमले किए, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में शिवसेना को घेरने की कोशिश की। महाविकास आघाडी के दूसरे नेताओं ने संजय राउत का समर्थन किया। संजय राउतांमध्ये खूप प्रतिभा आहे, त्यांना अनेक शेर पाठ आहेत, त्यांना अनेक गाणे पाठ आहेत। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, उनसे यह पूछो, अगर यह अच्छा काम है तो घबराए नहीं, आगे बढ़ो, क्यों डरते हो? संजय राउत हर दिन इस तरह के ट्वीट करते हैं, उनके पास कई शेर हैं, वे रोजाना की तरह बात करते हैं। त्याच्यामुळे जर चांगलं काम केलं असेल आणि काही कुठलंही त्यात चूक नसेल, कोणी घाबरण्याचं कारण नाही। नीट जाऊन त्याला उत्तर देता येतं। आता मिळाली कोणाला नाही मिळाली हे मला माहिती नाही, कारण मी त्यातला प्रवक्ता नाही। हे आपल्याला ये मामला राजनीतिक है, ये हम सब जानते हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम ऐसी चीजों से नहीं डरते। हम देश और महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। राजकारण जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। अभी सीबीआई के बारे में तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे परमिशन के बिगर महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है, और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। शिवसेना ईडी के इस समन पर सवाल इसलिए भी उठा रही है क्योंकि इससे पहले महाविकास आघाड़ी के दूसरे कई नेताओं को भी ईडी की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है, जिसे शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है और बीजेपी की ओर से दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने बीजेपी और ईडी दोनों को आड़े हाथ जरूर लिया, लेकिन ये साफ नहीं किया कि ईडी की ओर से जारी समन में वर्षा राउत शामिल होंगी या नहीं। इसलिए अब ये देखना अहम होगा कि मंगलवार के लिए जारी समन का शिवसेना किस तरह से जवाब देती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली की जयंती के मौके पर दिल्ली के कोटला स्टेडियम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। और इससे पहले इस पर विवाद भी छिड़ गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्रिकेट ग्राउंड पर एक नेता की प्रतिमा क्यों लगनी चाहिए। पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया और अब वहां प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्ति लगा दी गई है। इस मौके पर सरकार और क्रिकेट प्रबंधन के सबसे बड़े नाम मौजूद रहे, अमित शाह और बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली। मूर्ति का अनावरण करते हुए अमित शाह ने कहा, जितनी अहम खिलाड़ियों की पहचान है, उतनी ही जरूरी क्रिकेट को बढ़ावा देने वालों की पहचान भी है। अरुण जी आयु में मुझसे बड़े थे, मगर मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं ना नहीं बोल सकता, इतना गहरा संकट था, मगर अरुण जी ने हर क्षण एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, उंगली पकड़कर ये पूरे संकट से मुझे बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि माहौल पर पूर्व टेस्ट कप्तान बिशन सिंह बेदी की चिट्ठी का तनाव भी छाया रहा। बेदी ने फिर डीडीसीए को चिट्ठी लिखी है कि जेटली की मूर्ति लगने के बाद स्टेडियम में उनके नाम का स्टैंड नहीं रह सकता। स्टेडियम में खेल सितारों की मौजूदगी होनी चाहिए, ऐसे प्रशंसकों की नहीं जिनके समय डीडीसीए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। बेदी ने अपना नाम ना हटाए जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। नई दिल्ली से मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज सदन की बैठक थी, जिसके दौरान आप के पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए।
आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी। इसी बीच बीजेपी के पार्षद 13,000 करोड़ रुपए बकाया फंड की मांग का पोस्टर सदन में लहराने लगे। इसके जवाब में आप के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले वाले पोस्टर लहराए। इसके बाद दोनों पार्टियों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में कुछ पार्षदों ने जूते चप्पल तक निकाल लिए। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो। और आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स में भारत की ओर से विराट कोहली और एमएस धोनी का नाम चमकता रहा। आईसीसी क्रिकेट मेंस डेकेड अवार्ड्स के नाम इस प्रकार हैं: दशक का बेहतरीन क्रिकेटर विराट कोहली, दशक का बेहतरीन वनडे प्लेयर विराट कोहली, दशक का बेहतरीन टेस्ट प्लेयर स्टीवन स्मिथ, दशक का बेहतरीन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार एमएस धोनी। आईसीसी अवार्ड्स बेहतरीन टी20 खिलाड़ी राशिद खान, बेहतरीन एसोसिएट खिलाड़ी कायल कोइत्जा। आईसीसी अवार्ड्स दशक की बेहतरीन महिला क्रिकेटर, बेहतरीन वनडे और टी20 महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। इससे पहले आईसीसी ने विराट को दशक की टेस्ट टीम का कप्तान, एमएस धोनी को वनडे और टी20 टीम का भी कप्तान चुना। और आज देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 37 किलोमीटर लंबी मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद अब 2021 के मध्य तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।